हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज, जिसमें हम अपना चैप्टर कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो प्रीवियस वाले वीडियो में हमने स्ट्रेस के बारे में देखा कि स्ट्रेस क्या होती है। हमने दो प्रकार की स्ट्रेस देखी, नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम किससे शुरू करेंगे, अपना शियर स्ट्रेस से शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें बल्क स्ट्रेस भी पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने क्या देखा था, टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में देखा था और कंप्रेसिव स्ट्रेस के बारे में देखा था। अब नेक्स्ट स्ट्रेस के बारे में देखेंगे, सेकंड नंबर की। ये स्ट्रेस किसके अंदर आती है, हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के अंदर आती है ये वाली स्ट्रेस भी। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि स्ट्रेस क्या होती है, तीन प्रकार से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं स्ट्रेस को। नॉर्मल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसके अंदर हमने टेंसाइल के बारे में पढ़ लिया, कंप्रेसिव के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम अपनी सेकंड स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या है हमारी टेंसाइल, टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस, जो पहला वर्ड है टेंजेंशियल, उसी से हमें यह समझ में आ जाना चाहिए कि जो फोर्स लग रही होगी ना इसमें, वो फोर्स ना टेंजेंशियल लग रही होगी उस बॉडी में, तभी उस बॉडी में क्या हो रही है, टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस डेवलप हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। deforming force when a deforming force act tangentially to the surface of a body, it produces a change in the shape of the body. अब यदि किसी बॉडी में टेंजेंशियली फोर्स लगती है तो वो बॉडी की क्या करती है, शेप में चेंजेस लाती है। वॉल्यूम चेंज नहीं करती बॉडी का, मगर बॉडी का शेप चेंज कर देती है। यदि एक डब्बा है और उसमें मैं टेंजेंशियल फोर्स लगाता हूं ऊपर से, तो वो डब्बा क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, बॉडी का जो शेप है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम में देखेंगे ये चीज को। तो यदि कोई फोर्स, कोई डीफॉर्मिंग फोर्स किसी बॉडी में लगती है टेंजेंशियली, तो वो क्या करती है, बॉडी का शेप चेंज करती है, वॉल्यूम नहीं करेगी। ठीक है, विदाउट चेंज इन एनी वॉल्यूम, बॉडी का वॉल्यूम चेंज किए बिना उसका क्या करती है, शेप चेंज करती है। दिस टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। यही जो फोर्स है टेंजेंशियली जो लग रही है पर यूनिट सरफेस, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा हमारा, कैसे डिनोट करते हैं, टाउ से। कैसे डिनोट करते हैं, टाउ से, टेंजेंशियल स्ट्रेस को। ठीक है, इसके पहले वाली स्ट्रेस को हम कैसे डिनोट करते थे, टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी, कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा सी, और टाउ मतलब क्या हो जाएगा हमारा, टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, इसी को भी हम क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, याद रखिएगा दोनों सेम नेम है। शियर कर रहा है, चीर रहा है एक प्रकार का, शेप चेंज कर रहा है बॉडी का, और टेंजेंशियल फोर्स के कारण शियर स्ट्रेस डेवलप होती है। ठीक है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस और स्ट्रेस है तो फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया ही होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला ही फोर्स अपॉन एरिया होता है, बस फोर्स की कंडीशन चेंज हो रही है यहां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो पहले थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं, फिर डायग्राम में आपको समझाता हूं। इन केस ऑफ ए टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस के केस में द डिफॉर्मिंग फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द टॉप सरफेस। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो बॉडी है इसके टॉप सरफेस में फोर्स लग रही है, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। तो बोल रहा है टेंजेंशियल स्ट्रेस के केस में जो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड होती है ना, वो बॉडी की टॉप सरफेस में होती है। ठीक है, ऑफ द क्यूबिकल बॉडी, हम अब समझाने के लिए क्यूबिकल बॉडी ले रहे हैं, इन ए टेंजेंट डायरेक्शन, टेंजेंट की डायरेक्शन में। टेंजेंट आप समझते क्या होता है, यदि ऐसा एक कर्व है और यदि मेरे को इससे टेंजेंट बनाना है तो ये होगा इसका टेंजेंट, यहां से टेंजेंट बनाना है तो ये होगा, मतलब वो कर्व से सीधा ऐसे एक लाइन पास होती है उसके सरफेस से 90 डिग्री जो रहती है। नॉर्मल बनाऊंगा बीच वाले पॉइंट से तो वो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, इसका मतलब टेंजेंट होता है। ठीक है, applied on the top surface of the cubical body in tangential direction, due to which the upper face is deformed by an angle theta from its original position। तो जो अपर फेस है वो क्या हो जाएगा, एक एंगल थीटा डिफॉर्म हो जाएगा। देखते हैं,
अब देखिए पहले ये क्यूबिकल बॉडी है तो हर जगह इसका एरिया क्या होगा, ए ही होगा। ठीक है, एरिया इसका हर जगह क्या होगा, सेम होगा। ये भी एरिया ए ही होगा। एक सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम तो होगा, ये हर एक सरफेस एरिया है और सब सेम है और सबकी लेंथ क्या है, एल है, क्योंकि क्यूबिकल बॉडी है। क्यूबिकल बॉडी की वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब, तो मतलब उसमें क्या होगा, तीनों डायमेंशन उसका एल होगा। अब यही जो बॉडी है, इस बॉडी में मैं क्या कर रहा हूं, एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, एफ। ठीक है, या अच्छे से बोले तो यहां से ऐसे लगा रहा हूं एफ। ठीक है, नीचे वाला डायग्राम को देख के और समझ में आएगा। बॉडी थी 3D में, अब 2D में देखते हैं बॉडी को। ठीक है, तो ये बॉडी है, सेम यही वाली बॉडी यहां आ गई। इसमें देखिए यहां पे एक फोर्स लगा रहे हैं हम, टेंजेंशियल फोर्स अपर सरफेस में लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, नीचे भी एक फोर्स ऑटोमेटिकली जनरेट होगी यदि बॉडी फिक्स हुई। देखिए इसलिए मैं यहाँ पे दो चीज बनाया हूं, एक तो फोर्स लगेगी नीचे भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यदि बॉडी फिक्स नहीं है तो दोनों तरफ से फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी स्ट्रेस जनरेट होगी। या इसके बदले या ये हो, बॉडी फिक्स हो नीचे से। यदि मैं बॉडी को नीचे से पकड़ के रखा हूं, जैसे किसी की बॉडी को यदि मैं नीचे से पकड़ के रखा हूं, मतलब जमीन से क्या कर दिया हूं, चिपका दिया हूं, ये उसी का साइन होता है कि बॉडी क्या है, जमीन से फिक्स्ड है और ये है हमारी बॉडी। तो अब यदि मैं इसमें यहां पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या होगी, हल्का सा ऊपर वाला सरफेस क्या होगा, इसका डिफॉर्म होगा। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा मगर सरफेस क्या होगा, ऐसा स्लाइड हो जाएगा। सेम एक कॉपी को पकड़ के भी हम समझ सकते हैं, कॉपी को ऐसे करेंगे तो शियर फोर्स लगेगी उसमें। ठीक है, तो जो ऊपर वाला प्लेन है, टॉप प्लेन है, वो नीचे प्लेन से क्या होगा, डिफॉर्म होगा। कितना एंगल डिफॉर्म होगा, थीटा एंगल डिफॉर्म होगा। ऑब्वियसली बात है, पहले वो सीधा था, ऐसे था एकदम, ये क्या है, ओरिजिनल पोजीशन है बॉडी की। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बॉडी की ओरिजिनल पोजीशन। फोर्स लगाएं तो वो क्या हो गई, टेढ़ी हो गई। ऊपर वाला प्लेन आगे चल दिया, नीचे वाला प्लेन तो वहीं रह गया क्योंकि वो तो फिक्स है, चिपका है। तो कितना एंगल हुआ, थीटा एंगल डिफॉर्म हुआ। थीटा एंगल क्या हुआ, डिफॉर्म हुआ। अब बॉडी की लेंथ तो वही रहेगी भाई, जो लेंथ है बॉडी की वो वही रहेगी। और जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम मार्क दे रहे हैं क्या, डेल एक्स बोल दे रहे हैं। जितना ये डिस्टेंस यहां पे आया है, डेल एक्स। अब यहां से क्या होगा, हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकेंगे, थीटा को क्या कर पाएंगे, हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसी से क्या निकल जाएगी, हमारी टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकल जाएगी, यही वाली फोर्स और यही वाला लेंथ। और सिंपली यदि मैं टेंजेंशियल स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। कितनी फोर्स लग रही है उसमें और कितना उसका एरिया है। तो स्ट्रेस निकालने के लिए यही है। ठीक है, जब हम शियर स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि इतना बॉडी में हुआ, तब हम यहां पे थीटा कैलकुलेट करना देखेंगे। ये थीटा को ऑब्वियसली बात है tan थीटा लगा देंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाई एल। तो वो शियर स्ट्रेन में देखेंगे, ये क्या होता है, शियर स्ट्रेन एंगल होता है। तो यदि हमें सिर्फ टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालना है तो क्या चाहिए, हमें बस फोर्स चाहिए और बॉडी का क्या चाहिए, एरिया चाहिए, लेंथ। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन एरिया। सेम जो अभी हमने फॉर्मूला देखा वही। तो ये क्या दिखा रहा है कि कैसे टेंजेंशियल स्ट्रेस लगती है। ये देखिए टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या हो जाएगी हमारी, फोर्स अपॉन एरिया। सिंपली फोर्स जानना है, टेंजेंशियल फोर्स होगी ये भले, और ऐसे ही इसको हम एरिया से डिवाइड कर देंगे, जो भी एरिया में लग रही है वो, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल देखने से पहले हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस के बारे में देख लेते हैं, 3rd नंबर की। दो पढ़ लिए, नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल पढ़ लिए। नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल के अंदर ही क्या आता है, टेंसाइल कंप्रेसिव आता है, शियर स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस के बारे में देख लिए। अब हम थर्ड देखते हैं, हमारा क्या, हाइड्रोलिक और बल्क स्ट्रेस। ये थर्ड प्रकार का लास्ट क्लासिफिकेशन है स्ट्रेस का। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हाइड्रोलिक और बल्क स्ट्रेस। दोनों का सेम मतलब होता है। और हाइड्रोलिक मतलब जनरली ऐसी स्ट्रेस ना किसी लिक्विड के अंदर यदि कोई बॉडी है उससे जनरेट होती है। अब कैसे बोलेंगे, देखो जब भी जैसे हमारे वॉचेस होती है या पानी के अंदर हम डेप्थ की बात करें, तो पानी के अंदर हम जितना जाते जाते हैं ना अंदर, उतना क्या होता है, प्रेशर बढ़ते जाता है। इसलिए वॉचेस में लिखा रहता है कि 10 मीटर वाटर रेजिस्टेंस रहेगी, इतना रहेगी, 20 मीटर रहेगी, 20 बार प्रेशर झेलेगी। पानी के अंदर आप अंदर जाते जाएंगे ना तो प्रेशर बढ़ते जाता है, क्योंकि ऊपर वाला पानी क्या करते जाता है, प्रेशर दबाव डालते जाता है।
इसलिए जो सबमरीन भी रहती है वो भी एक पर्टिकुलर लेवल तक ही नीचे जाती है। ऐसा नहीं है कि सबमरीन एकदम पानी के अंदर कितना भी नीचे चली जाएगी, नहीं, वो खुद भी क्रश हो जाएगी। सबमरीन तब क्रश हो जाती है एकदम यदि वो पानी के अंदर जाएगी तो, ठीक है। तो पानी के अंदर जैसे जैसे बॉडी जाते जाती है ना, उस पर प्रेशर बढ़ते जाता है, तो वही प्रेशर के कारण उस बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होने लग जाती है। तो वो क्या करती है, उसका पूरा वॉल्यूम दबा देगी, हर तरफ से दबाएगी उसको। तो ये वही हम कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोलिक और बल्क स्ट्रेस। देखते हैं क्या होता है। इफ ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म फोर्स फ्रॉम ऑल द साइड, सारे तरफ से फोर्स लगता है किसी लिक्विड के अंदर। यदि कोई बॉडी सब्जेक्टेड होती है यूनिफॉर्म फोर्स सारे तरफ से, देन द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक और बल्क स्ट्रेस। डायग्राम से भी समझेंगे अभी इसको, पहले थ्योरेटिकल फॉर्म में समझते हैं। यदि किसी बॉडी में यूनिफॉर्म फोर्स लग रही है हर तरफ से, मतलब ये बॉडी है, इसमें हर तरफ से सेम फोर्स लग रही है, तो मैं बोलूंगा ये बॉडी क्या है, हाइड्रोलिक और बल्क स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रही है, ठीक है। देयर इज चेंज इन वॉल्यूम, इस केस में क्या होता है, वॉल्यूम में चेंज आता है ऑफ द बॉडी, बट नॉट चेंज इन दी ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द बॉडी। मतलब इसमें क्या होता है, वॉल्यूम में चेंज आता है बॉडी के, मगर ज्योमेट्रिकल शेप में चेंज नहीं आता। मतलब यदि क्यूब है तो बॉडी क्यूब ही रहेगी, मगर वो छोटा वाला क्यूब बन जाएगी। यदि कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है या कोई सर्कुलर बॉडी है, गोला है मान के चलिए, है ना, और सर्कुलर है, उसको हम डाल दिए तो उसमें क्या होगा, वो छोटा वाला गोला बन जाएगा, मगर रहेगा वो गोला ही। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल शेप चेंज नहीं होगा, मगर वॉल्यूम कम हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बल्क स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस? स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। और कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा वी। टेंसाइल स्ट्रेस को कैसे डिनोट करते थे, सिग्मा टी। कंप्रेसिव स्ट्रेस को सिग्मा सी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस को सिग्मा वी। टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस को टाउ, ठीक है। तो नोटेशन आप याद रखिए कैसे डिनोट करते हैं। तो बल्क स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। डायग्राम से समझते हैं, थ्योरेटिकल फॉर्म में समझ गए। अब ये है डायग्राम, ठीक है। पहले ऊपर की थ्योरेटिकल देखते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस के केस में द फोर्स F इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। हर पॉइंट में, देखिए हर पॉइंट में, डायग्राम में आपको दिखाऊंगा, ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, ड्यू टू विच चेंज इन वॉल्यूम डेल V ऑफ द बॉडी ऑकर। हर तरफ से फोर्स लगती है। अब डायग्राम देखते हैं। ये हमारी बॉडी है, ये बॉडी की क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, मतलब V0, उसका क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। और लिखा है बॉडी आउटसाइड द फ्लूइड, मतलब अभी पानी के बाहर है बॉडी, ठीक है। तो उसकी ये है, पानी के अंदर डाल दिया, एकदम अंदर डाल दिया, तो ये देखिए ये क्या है, पूरा वाटर है, वाटर के अंदर है अब ये बॉडी, ठीक है। अब ये बॉडी कहां है, वाटर के अंदर है, चारों तरफ पानी है इसके, तो क्या होगा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस लगेगी इसमें, तो बॉडी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। देखिए व्हाइट वाला ओरिजिनल था, बॉडी छोटी हो गई। सारे तरफ से सेम फोर्स लग रही है, परपेंडिकुलर, ठीक है। क्यूब वाली बॉडी में देखिए सब जगह से सेम फोर्स लग रही है, तो ये क्या है, केस है हाइड्रोलिक स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेस का, ठीक है। ऐसे ही फोर्स लगता है। नॉर्मल कंडीशन, पानी के अंदर डाले और इसको पानी के एकदम अंदर डाल दिए, हर तरफ से फोर्स लग रही है, तो बॉडी को वो क्या किया, छोटा कर दिया। ये जो व्हाइट वाला है, ये इनिशियल कंडीशन है बॉडी, ठीक है, छोटा कर दिया, तो हर तरफ से एफ 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 फोर्स लगी, यहां पे भी देखिए हर तरफ से लगी, तो बॉडी का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। तो बॉडी का वॉल्यूम में चेंज आया, हाँ। बॉडी के शेप में चेंज आया, नहीं। सर्कुलर बॉडी थी तो सर्कुलर ही रही, स्क्वायर थी तो क्यूबिकल ही बॉडी रही, मगर वॉल्यूम में चेंज आ गया, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, बल्क स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ये फ्लूइड्स के कारण होता है, फ्लूइड के कारण, यदि फ्लूइड में डुबा दे किसी चीज को तो ऐसा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इस केस में यदि हम ये बात करें कि वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, तो कितना चेंज हो रहा है, डेल V चेंज हो रहा है वॉल्यूम में। मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, जैसे वहां पे डेल L लेंथ में चेंज हो रहा था, यहां पे भी क्या हो रहा है, डेल V चेंज हो रहा है, डेल V का रिडक्शन हो रहा है वॉल्यूम में, ठीक है। अब हम एक नोट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन केस ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस देयर इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज आल्सो नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोलते हैं, याद रखना। तो तीन नाम हो गया इसका, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और जनरली ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ही ज्यादा कॉमन है,
ये आपको ज्यादा याद रहेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, क्योंकि क्या करता है, वॉल्यूम में रिडक्शन करता है इसलिए, ठीक है। The effect of stress is to produce distortion in change in size, volume and shape. ये अब ओवरऑल पूरे स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा है, बल्क और हाइड्रोलिक स्ट्रेस के बारे में नहीं, ओवरऑल पूरे स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, जो स्ट्रेस का इफेक्ट होता है, यदि किसी भी बॉडी में भी स्ट्रेस एक्ट कर रही है, तो जो उसका इफेक्ट होता है वो क्या करता है, प्रोड्यूस डिस्टॉर्शन, मतलब वो क्या करता है, डिस्टॉर्ट करता है, डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करता है, किसमें, चेंज इन साइज, बॉडी का साइज चेंज करता है, उसका वॉल्यूम चेंज करता है, एंड उसका क्या करता है, शेप चेंज करता है, ठीक है। साइज मतलब क्या हो गया, कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक या बल्क स्ट्रेस, शेप किसमें चेंज करता है, शियर स्ट्रेस में, टेंजेंशियल स्ट्रेस में, वही पढ़े हैं हम, ठीक है। आई कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी, यही चीज हम सबसे पहले देखे थे कि स्ट्रेस का इफेक्ट क्या होता है, बॉडी की वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करती है, साइज, शेप और वॉल्यूम में। तो साइज क्या हुआ, टेंसाइल कंप्रेसिव, वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में, शेप किसमें चेंज हुआ, शियर स्ट्रेस में, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रेस के बारे में है ओवरऑल, कि स्ट्रेस क्या करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आ गए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, सिंपल सा, ठीक है। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन ए वायर। एक वायर में हमें क्या करनी है, स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है, ऑफ स्टील हैविंग रेडियस 2 mm, वायर का रेडियस कितना है 2 mm, एंड 10 किलो न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन इट, मतलब फोर्स कितनी लग रही है उसमें, 10 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका, हम अपना गिवन डाटा लिखेंगे कि क्या क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले क्या दिया है, हमें वायर दिया है स्टील का, तो वायर से हमें एज्यूम करना पड़ेगा सर्कुलर सेक्शन होगा, मतलब सर्कुलर वायर होगा। तो फर्स्ट चीज हमें क्या गिवन है, वायर क्या है हमारा, सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर, मतलब एरिया क्या होगा इसका, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, या दूसरा फॉर्मूला देखें तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाता है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। दोनों सेम चीजें, आपको दोनों चीजें याद रहनी चाहिए भाई, पाई बाई 4 आर स्क्वायर डी स्क्वायर, सेम वही वैल्यू रखेंगे तो वही आएगा, ठीक है। दूसरा एक और गिवन डाटा हमें क्या दिया है, रेडियस दिया है आर, ठीक है। स्मॉल आर वहां लिखा, कोई बात नहीं है, कैपिटल आर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेडियस क्या दिया है, 2 mm का रेडियस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि किलो न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स तो हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालेंगे, ठीक है, बिल्कुल उसी एक ही यूनिट चलेंगे। तो आर क्या दिया है हमें 2 mm, तो इसको मेरे को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो कितना मीटर होगा, 2 mm, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है, मीटर में चेंज हो गया। या एक और चीज में क्या लिख सकता हूं, 0.002 मीटर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूं, और 2 इंटू 10⁻³ में भी मैं लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा मीटर में चेंज हो गया। और क्या दिया है हमें, फोर्स दिया है, फोर्स कितनी दिया है हमें, 10 किलो न्यूटन की, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 किलो न्यूटन दिया है। तो इसको भी मैं क्या करता हूं, रिड्यूस कर लेता हूं न्यूटन में, क्योंकि जो हमारा शियर स्ट्रेस निकलेगी वो किसमें, सॉरी शियर बोल रहा हूं, जो स्ट्रेस निकलेगी हमारी वो किसमें निकलेगी, फोर्स अपॉन एरिया में निकलेगी। तो 10 किलो न्यूटन कितना हो जाएगा, किलो मतलब क्या हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 10 इंटू 10⁻³ या 1000, एक के पीछे 3 जीरो, और ये किसमें आ जाएगा, अब न्यूटन में आ जाएगा। 1 किलो न्यूटन मतलब कितना होता है, 1 किलो न्यूटन इसका मतलब होता है 1 इंटू या 1000 न्यूटन, ठीक है। और 10 किलो न्यूटन है तो 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें स्ट्रेस निकालना है, तो सिंपली हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं आसानी से, बिल्कुल। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, और कौन सी स्ट्रेस निकालना नहीं बोला है, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होगी हमारी, और कैसे डिनोट करेंगे, टेंसाइल कंप्रेसिव कुछ नहीं बोला, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम सीधा स्ट्रेस देख लेंगे, सिग्मा, सिर्फ सिग्मा लिखेंगे, स्ट्रेस निकालने बोला है, और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, सिंपल। एरिया क्या होगा हमारा, पाई बाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या दिया है, आर दिया है, तो ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। फोर्स की वैल्यू कितनी है हमारी,
10 इंटू 10⁻3, ठीक है, डिवाइड बाय एरिया, एरिया क्या हो जाएगा हमारा पाई इंटू आर स्क्वायर, आर को हमें किस में रखना पड़ेगा, मीटर में, ये वाली वैल्यू रख लेते हैं, ब्रैकेट लगाऊंगा 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया 10 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाय पाई इंटू 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इतना हमने लिखा। अब हमें क्या करना है, सिंपल बस इसको सॉल्व करना है और क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनी थी हमारी, स्ट्रेस इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻³ और पाई इंटू 2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, वो और आसान हो जाएगा। इसको नॉर्मल भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसको आप सॉल्व कैसे भी कर सकते हैं, मैं आपको एक बार में बता दे रहा हूं ताकि क्या हो, यही मेन इंपॉर्टेंट चीज रहेगी बस आपके लिए, क्योंकि आप वैल्यू तो पुट कर लेंगे फॉर्मूले में, मगर आप इसको कितना जल्दी सॉल्व करते हैं यही आपकी प्रैक्टिस रहेगी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका क्या होगा, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। पाई वैसी रखें, इसको क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, तो 2 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, और 10⁻³ का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6, ठीक है, 4 इंटू 10⁻⁻6। अब हम एक और चीज क्या कर सकते हैं, पाई को भी हटा के क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, तो काट लेते हैं इसको, 2 2 = 4, 2 5 = 10, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻3, ये -6 को ऊपर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इंटू 10⁻6 हो जाएगा, क्योंकि -6 ऊपर जाके वो हो गया, ठीक है, और पाई था, पाई को नॉर्मल रख लेते हैं 22 और ऊपर क्या आ जाएगा 7 इंटू में आ जाएगा, ठीक है, 22/7 होती है पाई की वैल्यू और इंटू क्या है 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 इंटू 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 7 से कितना हो जाएगा 35, ठीक है, और 22 इंटू 2 44, 35/44 और ऊपर में क्या रहेगा इंटू 10⁻3 है और 6 है, तो दोनों को इंटू कर देंगे, क्या हो जाएगा 10�9 हो जाएगा, ठीक है, 9 आ जाएगा। अब सिंपली 35/44 को आप डिवाइड कर लें तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, कितना आएगा 0.79 आएगा। 35 को डिवाइड करेंगे 44 से नॉर्मली तो 0.79 इंटू 10⁻, कितना है 9 तो है ही, क्योंकि ये दोनों इंटू हो गए, 10⁻9 हो गया था। अब एक दे देता हूं, तो एक इसमें 10 दे देते तो क्या हो जाएगा 7.9 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। ये क्या आ गई, हमारी स्ट्रेस की वैल्यू आ गई 7.9 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या इंपॉर्टेंट चीज रही, एक तो फॉर्मूले में वैल्यू रखना और सॉल्व करना, कंसेप्ट तो आपके एकदम क्लियर रहेंगे, तो आप बढ़िया सॉल्व करते रहेंगे न्यूमेरिकल्स को, तो आपका क्या होगा, आसानी जाएगी ये सब वैल्यूज को जल्दी सॉल्व करने में, क्योंकि आपको हाथ से ही सॉल्व करना पड़ेगा पूरा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेन। स्ट्रेन के बारे में देखते हैं कि स्ट्रेन क्या होती है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि स्ट्रेस क्या होती है, ठीक है, और क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया, बॉडी का शेप, साइज और उसकी कॉन्फ़िगरेशन में वो चेंज लेके आती है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे स्ट्रेन के बारे में कि स्ट्रेन क्या होती है, ठीक है। स्ट्रेन, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन अ डिफॉर्मिंग force act on a body, the body undergoes change in its shape और size। ऑब्वियस ही बात है, यदि कोई डिफॉर्मिंग फोर्स किसी बॉडी में लगती है तो बॉडी का क्या चेंज करती है, उसका शेप चेंज करती है या उसका साइज चेंज करती है। द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। मतलब रेशियो, ऊपर नीचे, रेशियो का मतलब क्या होता है, ऊपर एक चीज फिर नीचे एक चीज, डिवाइड में change in configuration of the body to the original configuration is called strain।
ठीक है, मतलब कौन से कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया है, उसी का ओरिजिनल। यदि लेंथ में आया है तो कितना चेंज हुआ लेंथ में, और नीचे क्या ओरिजिनल लेंथ। यदि लेंथ की बात होती है तो डेल एल बाई एल, वॉल्यूम की बात होती है तो डेल वी बाई वी। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। लेंथ हुई तो ओरिजिनल लेंथ होगी, वॉल्यूम हुआ तो ओरिजिनल वॉल्यूम रहेगा। कहां, नीचे में। ऊपर में क्या रहेगा, कितना चेंज आया है उसमें, चेंज कितना है, डेल एल या डेल वी। लेंथ में चेंज आया तो डेल एल, वॉल्यूम में चेंज आया तो डेल वी। ठीक है, तो ओरिजिनली स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये क्या हुआ, एकदम बेसिक डेफिनेशन। फिर इफ देयर इज चेंज इन एनी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन of the body due to applied deforming force on it, the body is said to be strained or deformed. Strained or deformed क्या बोल रहा है, if there is change in any configuration of the body, यदि बॉडी के किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है, चाहे वो उसकी लेंथ हो, चाहे वो उसका शेप हो, चाहे वो उसका वॉल्यूम हो, ठीक है, ड्यू टू अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण, ठीक है, ऑन इट द बॉडी इज सेड टू बी स्ट्रेन्ड और डिफॉर्म। यदि किसी भी बॉडी को मैं दबाता हूं, उसके कोई भी डायमेंशन में कुछ भी चेंज आता है, तो मैं क्या बोलूंगा, बॉडी को मैं स्ट्रेन्ड कर दिया, बॉडी को मैं डिफॉर्म्ड कर दिया, नॉर्मल सी चीज। ठीक है, अब उसके बाद द स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज। ठीक है, सो इट हैज नो यूनिट्स एंड डायमेंशन। दो लाइक क्वांटिटीज का ये वो होता है रेशियो, तो इसका यूनिट कुछ नहीं होता, ना ही इसका कोई डायमेंशन होता है। कैसे, ऊपर वाली चीज देखते हैं, देखिए, चेंज इन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बाय, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मान के चलते हैं यदि ये लेंथ होती तो डेल एल बाई एल होता। अब डेल एल की यूनिट क्या होगी, मीटर, और एल की भी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो क्या हुआ, कैंसल आउट हो गया, मीटर मीटर, कोई यूनिट हुआ क्या, नहीं हुआ। ठीक है, मान के चलिए वॉल्यूम का चेंज होता तो डेल वी बाई वी। ठीक है, डेल वी की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब, और वॉल्यूम की भी यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। तो स्ट्रेन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। जब भी आप इसका आंसर लिखेंगे कितनी स्ट्रेन आई, तो सिर्फ हम वैल्यू लिखेंगे, पॉइंट इतनी, पॉइंट इतना। ठीक है, कभी उसकी यूनिट नहीं लिखेंगे स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, जैसे स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि वो दो रेशियो का, मतलब दो सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, तो उसकी यूनिट कैसे होगी, ऑब्वियसली बात है, दोनों का क्वांटिटीज कट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, आई मतलब दैट इज, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब बताएगा क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप। ठीक है, लेंथ कैसे चेंज होती है, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस से। वॉल्यूम कैसे चेंज होता है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस से या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस से। शेप कैसे चेंज होता है, shear stress से या टेंजेंशियल स्ट्रेस से। ठीक है, ऑफ द बॉडी द स्ट्रेन कैन बी क्लासिफाइड एज। ठीक है, अब वो उन्हीं तीनों के हिसाब से, लेंथ, वॉल्यूम और शेप के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेन को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जैसे हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती थी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जैसे हमारी हाइड्रोलिक बर्ग या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती थी, और शियर स्ट्रेन, जैसे तीन प्रकार की स्ट्रेस हुई वैसे ही तीन प्रकार की क्या होगी, स्ट्रेन डेवलप होगी। सिंपल सी चीज। तो फर्स्ट क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। ये क्या हुई, तीन प्रकार की हमारी स्ट्रेन होती है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसके कारण जनरेट होगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके कारण जनरेट होगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के कारण। और शियर स्ट्रेन किसके कारण जनरेट होगी, शियर स्ट्रेस के कारण। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं इसको। तो फर्स्ट क्या आता है हमारा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में। तो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, वही था नॉर्मल डेफिनेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे क्या है, लॉन्गिट्यूडनल के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ व्हेन बॉडी इज डिफॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या होता है, बॉडी डिफॉर्म होती है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको कैसे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन, मतलब एप्सिलॉन एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वही चीज यहां पे है। ठीक है, तो एप्सिलॉन एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ बाय
ओरिजिनल लेंथ, बॉडी की ओरिजिनल लेंथ कितनी थी और बॉडी की चेंज इन लेंथ कितनी हुई, तो ओरिजिनल लेंथ क्या थी L और चेंज इन लेंथ क्या है del L। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम कैसे निकालते हैं, del L by L। हमें पता चल गया कि बॉडी की लेंथ में कितना चेंज आया है और उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी, ठीक है, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, आ जाएगा हमारा क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, del L by L। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको और आसानी समझ में आएगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा देखते हैं क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब क्या होगा, वॉल्यूम की चेंज की बात कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम पर यूनिट कितना चेंज होता है, व्हेन बॉडी इज डिफॉर्म बाय एक्सटर्नल फोर्स। जब बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, किसी एक्सटर्नल फोर्स से डिफॉर्म्ड करवा रहे हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल में L था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रेन का ही साइन मगर V आ जाएगा, क्योंकि क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। और क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम में चेंज आया है डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम क्या थी, और वो क्या है, वॉल्यूम में चेंज कितना आया है, del V स्ट्रेस के कारण, और ओरिजिनल वॉल्यूम क्या थी, V। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, del V by V। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, del L by L। ठीक है, दो प्रकार की स्ट्रेन हमने देखी। थर्ड देखते हैं, शियर स्ट्रेन। ठीक है, शियर स्ट्रेन किसके कारण होती है, शियर स्ट्रेस के कारण आती है। और शियर स्ट्रेस में क्या होता है, एक प्लेन को हम दूसरे प्लेन से क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। बॉडी में किसका चेंज होता है, शेप का चेंज होता है, वॉल्यूम सेम रहता है। तो इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस ए चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी, मतलब कोई डिफॉर्मिंग फोर्स क्या कर रही है, बॉडी के शेप में चेंज कर रही है, देन द स्ट्रेन इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। यदि कोई बॉडी के शेप में कोई चीज चेंज कर रही है, कोई डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी का शेप चेंज कर रही है, तो उस टाइम जो स्ट्रेन जनरेट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेन। विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है कि ऐसी लिमिट जिससे बॉडी, ऐसी लिमिट जिसके अंदर बॉडी अपना शेप रीगेन कर ले। यदि इलास्टिक लिमिट के आगे मैं उसमें फोर्स लगा दूंगा तो खत्म, बॉडी निपट जाएगी, वो पूरी टूट जाएगी या तो पूरी खिंच जाएगी। ठीक है, इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है कि रिस्टोर कर लेगी अपने आप को। ये चीज और अच्छे से हमको कब समझ में आएगी, जब हम अगले टॉपिक में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ेंगे। ठीक है, तो विद इन इलास्टिक लिमिट मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर, एकदम ज्यादा भी नहीं, इट इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन प्लेन, मतलब ऊपर वाला प्लेन, टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड प्लेन। ऊपर वाले प्लेन और नीचे वाले प्लेन, ये हुई शियर स्ट्रेस लगी, तो दोनों के बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, इसी को हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब ये बोल रहे हैं, विद इन इलास्टिक लिमिट इट इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव, दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं ऑफ वन प्लेन टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स प्लेन, फिक्स प्लेन से उसका डिस्टेंस। ठीक है, थ्योरेटिकल फॉर्म में समझे, डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक प्लेन ये वाला एक प्लेन है हमारा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वन प्लेन, एक प्लेन ये वाला है और दूसरा प्लेन कौन सा है हमारा, नीचे वाला। दोनों प्लेन के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं, ये नीचे वाला दूसरा प्लेन, दोनों प्लेन के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा। ठीक है, तो यही क्या होगा हमारा, शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो जब एंगल थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ शियर, बोलते हैं थीटा को, जो थीटा है इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ शियर। जितना थीटा यहां बन रहा है ना, इतना थीटा यहां भी होगा, ये भी सेम थीटा ही होगा, क्योंकि एंगल उतना ही वो डिफॉर्म होगा। तो अब थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, tan थीटा करके, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, ये उसका परपेंडिकुलर और ये उसका बेस, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, del L by L। तो देखिए, थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, del L by L। ठीक है, अब यहां पे थीटा और tan थीटा को बराबर इसलिए ले लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा होता है, तो इसलिए हम इसको क्या ले लेते हैं, बराबर मान लेते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा नहीं रहता है। तो tan थीटा और थीटा को हम बराबर ले सकते हैं, तो क्या हो जाता है, tan थीटा हमारा del L by L। तो थीटा भी बोल सकते हैं, tan थीटा भी बोल सकते हैं, और क्या होगा, del L by L। क्यों, क्योंकि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो थीटा इक्वल टू
tan हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर और ये क्या है इस एंगल का बेस, तो डेल एल बाई एल। ठीक है, तो शियर स्ट्रेन का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, डेल एल बाई एल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद बोल रहा है इफ, यदि लेंथ 1 मीटर हो जाती है तो शियर स्ट्रेन क्या हो जाएगी, डेल एल हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं कैसे। यदि बोल रहा है कि इसकी लेंथ यदि 1 मीटर होती, मान लीजिए ये जो लेंथ है इसकी वैल्यू कितनी होती, 1 मीटर, तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाती, एल इक्वल टू कितना हो जाता 1, तो शियर स्ट्रेन मतलब थीटा इक्वल टू टेन थीटा, जो दोनों लगभग बराबर ही होता है, वो कितना हो जाता, सिर्फ डेल एल होता हो जाता। यदि इसकी लेंथ 1 मीटर होती तो क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती, क्यूब बॉडी हो जाती है 1 मीटर की और उसमें फोर्स लगते रहती। तो वही चीज बोल रहा है, इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर देन शियर स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, डेल एल। सो ऐसा भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं ऐसा भी हो, मगर ऐसा भी बोल सकते हैं जब बॉडी की लेंथ 1 मीटर हो, सो शियर स्ट्रेन इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब दो प्लेन के बीच के डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स ए यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, यूनिट डिस्टेंस मतलब एक मीटर। ठीक है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं हम। सो शियर स्ट्रेन इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स ए यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, बट मगर ऐसा कब, जब 1 मीटर लेंथ हुई उस बॉडी की तब होगा ऐसा। ठीक है, हर बार नहीं होगा। ठीक है, तो शियर स्ट्रेन के बारे में भी समझ गए, तो हमें तीनों स्ट्रेन समझ में आएगी, तीनों क्या होती है, ठीक है, तो तीनों स्ट्रेन हमें समझ में आई। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, समिशन एल या एप्सिलॉन, जो भी आप बोल सकते हैं इसको, बस साइन याद रखना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन एल, और ये कितना होता है, डेल एल बाई एल। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, एप्सिलॉन वी, और ये कितना होता है, डेल वी बाई वी। ठीक है, और शियर स्ट्रेन क्या होता है, थीटा, या इसको हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा, और ये भी क्या होता है, डेल एल बाई एल। ठीक है, तो तीनों स्ट्रेन के बारे में हमको समझ में आ गया, डायग्राम से भी समझ गए, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ गए। तो एग्जाम में आपको पूछेगा तो आपको थ्योरी, डायग्राम, सब चीज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीनों स्ट्रेन हमको समझ में आ गई, अब हम न्यूमेरिकली बना सकते हैं आसानी से, बिल्कुल। ठीक है, अब नोट पॉइंट देखते हैं, क्या बोल रहा है, द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन ए स्प्रिंग। अब एक स्प्रिंग की बात कर रहा है कि एक स्प्रिंग में कैसा स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, जब एक स्प्रिंग को हम क्या करते हैं, दबाते हैं। तो दो प्रकार का होता है, इज लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज शियर, मतलब जब एक स्प्रिंग को हम दबाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी, देखो दबा रहे हैं, लेंथ के अलोंग छोटा हो रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल तो स्ट्रेन डेवलप हो गई, साथ ही साथ ना स्प्रिंग ऐसे घूमता भी है हल्का सा, मतलब ऐसा घूमने का भी फोर्स लगाता है जब वो दबता है, क्योंकि वो ऐसे दब के ही उठता है, ऐसे करके वो घूमने का भी फोर्स लगाता है। तो जब मैं स्प्रिंग को दबाता हूं तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल और शियर स्ट्रेस दोनों प्रोड्यूस होता है। इफ दिस स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय सस्पेंडिंग ए लोड एट इट्स फ्री एंड, ठीक है, तो एक स्प्रिंग में लगा देता हूं, ऐसे फिक्स कर देता हूं, और यहां पे मैं ऐसे स्प्रिंग बना देता हूं, और इसमें मैं एक ऐसे लोड लगा दिया W। तो जब मैं इसको खींचूंगा ना, तो स्प्रिंग में क्या होगा, दो प्रकार का वो प्रोड्यूस होगा, क्या, दो प्रकार की उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, कौन कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल और शियर दोनों प्रोड्यूस होगी। तो ये याद रखने की चीज है कि स्प्रिंग में एक साथ दो प्रकार की स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, जब उसमें हम क्या करते हैं, लोड से क्या करें, उसको हैंग कर दे। ठीक है, लोड एट इट्स फ्री एंड, फ्री एंड का मतलब क्या होता है, एक होता है फिक्स्ड एंड, दूसरा क्या होता है, फ्री एंड, मतलब जैसे ये है। ठीक है, अब मैं एक ऐसा, इसमें एक ऐसा बार लगा देता हूं, तो ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं क्या बोलूंगा, फिक्स्ड एंड। यहां पे फिक्स है क्या, नहीं है, फ्री है, खुला है एकदम, तो इसको मैं बोलूंगा फ्री एंड। वैसे स्प्रिंग के केस में कैसा होगा, ये ऐसे स्प्रिंग, और यहां पे ऐसे ये अपनी स्प्रिंग, तो ये वाला एंड कौन सा है, उसका फिक्स्ड एंड, ये क्या है, उसका फ्री एंड, और यहां पे एक ऐसे डब्बा लगा हुआ है जिसका लोड क्या है, W, जो वेट लगा रहा है।
तो फ्री एंड फिक्स्ड एंड, तो वही बोल रहे हैं सस्पेंडिंग मतलब लटका हुआ है, लोड एट इट्स फ्री एंड। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रेन persists even when stress is removed, thus lags behind the stress। मतलब क्या बोल रहा है, the strain persists मतलब यदि किसी बॉडी में मैं स्ट्रेस लगाया, उसको दबाया, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही लगा रहा हूं, चलो ठीक है, जैसे ही अपनी फोर्स हटाया ना तो बॉडी 1 सेकंड तो लेगी अपना शेप रीगेन करने के लिए, ठीक है, सट से तो रीगेन नहीं करेगी, 1 सेकंड तो ले सकती है, कैसा भी ले ले, ज्यादा फोर्स लगाए तो ज्यादा टाइम भी ले सकती है वापिस अपना स्टेट को रिस्टोर करने के लिए। तो इसलिए बोल रहा है कि स्ट्रेस हटाने के बाद भी स्ट्रेन क्या करता है, लैग करता है, पीछे चलता है, मतलब स्ट्रेस के। द स्ट्रेन persists even when stress is removed and thus lags behind the stress। मतलब क्या करता है, जो स्ट्रेन है वो क्या करता है, पीछे चलता है स्ट्रेस के। ऑब्वियस ही बात है, यदि किसी बॉडी में मैं ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक बॉडी ही है, तो मैं दबा दिया या खींच दिया इसको, ठीक है, और छोड़ दिया तुरंत, तो बॉडी को अपना शेप रीगेन तो कर लेगी, हमको पता है इलास्टिक बॉडी अपना शेप रीगेन करेगी, मगर 1 सेकंड देर तो लग सकता है, जैसे ही मैं फोर्स हटाया तुरंत तो नहीं कर लेगी, 1 सेकंड भी तो लैग करेगा ना वापिस अपना शेप रीगेन करने के लिए। तो इसलिए यहां पे बोल रहा है कि जो स्ट्रेन है वो लैग करती है, पीछे चलती है, किसके, स्ट्रेस के, और फोर्स हटाने के बाद भी कुछ देर रहती है, भले वो थोड़ी देर बाद रीगेन कर लेगी अपने शेप को। इसलिए जब हम स्ट्रेस टेन कर्व पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि इलास्टिक लिमिट के बाद यदि ज्यादा स्ट्रेस लगा देना किसी बॉडी में तो परमानेंट स्ट्रेन आ जाती है उसमें, परमानेंटली हमेशा के लिए वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो वही बोल रहे थे, स्ट्रेन persists even when stress is removed, मतलब स्ट्रेन थोड़ा सा बचा हुआ रहेगा ही यदि मैं स्ट्रेस हटा दूं, thus lags behind the stress, पीछे चलती है स्ट्रेन स्ट्रेस की, ठीक है। अब उसके बाद एक और टॉपिक पढ़ते हैं हम अपनी, क्या, हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ के बारे में भी देख लेते हैं। अब हुक्स लॉ क्या बोलती है, हमने अभी रिसेंटली अपने लेक्चर में ये पढ़ा है कि हुक्स लॉ, स्टार्टिंग में हुक्स लॉ क्या बोलती है कि जितना भी एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लोड के होता है। हमने ये चीज अभी भी पढ़ी, आगे देखते हैं, ठीक है। तो हुक्स लॉ के बारे में बात करते हैं, क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशन रॉबर्ट हुक formulated a law known after him as Hooke's law, which states that, मतलब कैसे, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट की इन्वेस्टिगेशन करके, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन की, और उसके बाद वो एक कंक्लूजन में पहुंचे जो वो क्या दिए, अपनी हुक्स लॉ दिए। वो हुक्स लॉ क्या बोलती है, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस, मतलब कितना खिंचाव आ रहा है, प्रोड्यूस इन ए वायर, मतलब वायर में कितना खिंचाव आ रहा है, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके, टू द लोड अप्लाइड विद इन डिफाइंड लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट में बात कर रहे हैं ये। यदि मैं किसी में इस वायर को, यदि ये रॉड होता है और मैं इसको खींचता हूं तो इसमें जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, मतलब जितना खिंचाव आएगा इसमें, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितनी मैं इसमें फोर्स लगाया हूं। प्रोपोर्शनल मतलब फोर्स बढ़ेगी तो एक्सटेंशन भी बढ़ेगा, फोर्स कम होगी तो एक्सटेंशन भी कम होगा, मगर एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर। एकदम ज्यादा लगा दिया तो ये तो खींच खाच के टूट जाएगा। एक पर्टिकुलर लिमिट की बात कर रहे हैं हम। ऐसा क्यों बोलते हैं हम पर्टिकुलर लिमिट, क्योंकि हमें ब्रिज बनाना है, हम स्टील यूज कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि कितना फोर्स ये स्टील सह लेगा, इतना फोर्स सह सकता है, और जर्क हुआ, लोड बढ़ गया, थोड़ा सा खींच जाएगा मगर फिर भी सह लेगा। तो लिमिट पता होनी चाहिए ना हमें। यदि एकदम ज्यादा लग गई और वो खींच गया पूरा तो खत्म कहानी। इसलिए ना पर्टिकुलर लिमिट हमें पता रहना चाहिए। तो रॉबर्ट हुक ने पहले स्टार्टिंग में क्या बोला कि जितना भी एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, लोड अप्लाइड के। इस चीज को हमने डिराइव करके भी देखा है, वही आगे वाली हुक्स लॉ से। तो एक्सटेंशन जितना प्रोड्यूस होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, वो किसके अप्लाइड होगा, लोड अप्लाइड के। एक्सटेंशन को मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल एल बोल सकता हूँ, और लोड अप्लाइड को मैं क्या बोल सकता हूँ, फोर्स, जो एफ। ठीक है, तो ये रॉबर्ट हुक अपने इन्वेस्टिगेशन से पहुंचे, ठीक है, मतलब अपने एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशन। फिर उसके बाद लेटर ऑन, मतलब आगे जाके
आगे जाके ये पता चला कि इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं इस लॉ को। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन। मतलब ये लॉ को ना हर टाइप की डिफॉर्मेशन लगा सकते हैं। आगे जाके ये चीज पता चली, जैसे सच एज कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब दबाना, बेंडिंग, बेंडिंग मतलब क्या करना, बेंड करना, हम बेंड करते हैं ना रॉड को ऐसे मोड़ दी, बेंड करने में भी। ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग का मतलब ट्विस्ट करना, ऐसे करके ट्विस्ट करना, ठीक है, एसेट्रा। दस मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ was given as, तो आगे जाके पहले तो उन्होंने ये बोला कि जो भी एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड के। बट आगे जाके पता चला कि ये लॉ को हम हर चीज में लगा सकते हैं, बेंडिंग, ये तो ट्विस्ट, एक्सटेंशन प्रोड्यूस बोला, एक्सटेंशन इसका मतलब क्या है, वो टेंशन की बात की है। ऊपर वाली लॉ में वो किसके बारे में बात की है, सिर्फ टेंशन के बारे में बात की है, क्योंकि एक्सटेंशन बोल रहे हैं ना, खिंचाव बोल रहे हैं। एक्सटेंशन कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, टेंशन में ही हो सकता है एक्सटेंशन प्रोड्यूस। तो उन्होंने टेंशन की बात करी, बाद में पता चला कि इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, कंप्रेशन में भी, बेंडिंग में भी, ट्विस्टिंग में भी। तो इसलिए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ क्या बनी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वही बना। तो वही लास्ट लाइन में क्या बोला, दस मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ वाज गिवन एज, क्या है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ, विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट क्यों बोलते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। और सही मतलब तो ये कि एक पर्टिकुलर लिमिट होती है किसी भी बॉडी की, जिसमें वो अपना शेप क्या करे, रीगेन कर ले। ये लिमिट यदि पार कर दी फोर्स, इलास्टिक लिमिट के बाद उसमें यदि हम फोर्स लगा दिए तो वो अपना शेप रीगेन नहीं कर पाएगी। इलास्टिक लिमिट का मतलब ये बॉडी की वो लिमिट स्ट्रेस की जिसमें वो अपना शेप रीगेन कर ले, उससे ज्यादा स्ट्रेस की वैल्यू हुई तो वो अपना शेप रीगेन नहीं कर पाएगी और परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस डेवलप, ये नई वाली लॉ बनी, स्ट्रेस डेवलप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, ठीक है। मतलब यदि मैं इसको नॉर्मल वर्ड्स में लिखूं तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हम कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वो स्ट्रेन के होगा, ठीक है। वही चीज वर्ड्स में लिखी है। अब क्या होता है, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं, हर जगह एक कांस्टेंट हमें यूज करना पड़ेगा। वो कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, जो भी चीज होती है अलग कंडीशन में हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, मटेरियल, जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या, हम एक कांस्टेंट यूज किए E इक्वल टू स्ट्रेन, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो सिग्मा इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया हूं तो एक कांस्टेंट डालूंगा मैं E इनटू स्ट्रेन, ठीक है। E भी लिखते हैं, याद रखिएगा, E भी बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ये E, और इसको यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं। तो E और Y दोनों सेम चीज, याद रखिएगा, E और Y दोनों क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यदि मैं E देखूं तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस के नीचे में स्ट्रेन दी थे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, या मतलब यहां से बोलूं तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये क्या है, हमारी हुक्स लॉ, और यहां से क्या निकला, हमें E मिला। E क्या है, हमारा यंग्स मॉडुलस, इसी के बारे में पढ़ेंगे फिर अभी हम आगे जाके, ठीक है। तो वेयर E is a constant known as modulus of elasticity, E को हम क्या बोलते हैं, modulus of elasticity of the material of the body। तो यही वो चीज है जिससे हमें क्या पता चलता है कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है रबर से। क्यों, क्योंकि स्टील का E ज्यादा होता है और रबर का E कम होता है। क्योंकि रबर को यदि हम खींचेंगे तो वो अपने लेंथ का 7 गुना 5 गुना खींच जाएगा, मगर उतनी फोर्स लगाओ स्टील में और खींचो, बहुत ज्यादा ताकत लगेगी और वो उतना खिंचाएगा ही नहीं। तो इसलिए जिसका E ज्यादा है, जिसके E की वैल्यू ज्यादा है वो क्या है, ज्यादा इलास्टिक है, जिसके E की वैल्यू कम है वो क्या है, कम इलास्टिक है। तो रबर और स्टील में यदि पूछा जाए कि ज्यादा इलास्टिक कौन है, तो स्टील ज्यादा इलास्टिक है, रबर नहीं है, क्योंकि E की वैल्यू स्टील की ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या मिला हमें, हुक्स लॉ मिली नई वाली, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो ये था हमारा अभी तक का लेक्चर, अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन को मिला के क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही।
थैंक यू.